हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल विद्याज अप्रोच। आज मैं आपको जो साइंस का टॉपिक है जंतु में उत्सर्जन के बारे में बताऊंगी, जो आपके एग्ज़ाम सी टेट, यू टेट, यूपी टेट, कोई भी स्टेट टेट हो उसके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को विद्याज अप्रोच। तो शुरू करते हैं जंतुओं में उत्सर्जन, यानी कि जंतुओं में कैसे उत्सर्जन होता है। सबसे पहले बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र की। ठीक है, तो मानव में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने की व्यवस्था किसमें होती है? वृक्क यानी कि गुर्दे में होती है। ठीक है, रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध होता है। जो जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो उनमें उपस्थित एवं हानिकारक पदार्थ, ठीक है, उपयोग द्वारा पदार्थ होते हैं। यानी कि रक्त में क्या होता है, कहने का मतलब है कि रक्त क्या करता है, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि रक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, लेकिन वह रक्त क्षमता किसमें है? गुर्दे गुर्दे या वृक्क में क्षमता है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, रक्त में हानिकारक पदार्थ भी होंगे और क्या होंगे, उपयोगी पदार्थ भी होंगे। जो उपयोगी पदार्थ हैं वो रक्त द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं। ठीक है, और जल में घुले हुए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। ठीक है, वृक्कों से मूत्र वाहिनियों में आता है, फिर मूत्राशय में जाता है, फिर मूत्राशय से एक पेशी नली जुड़ी रहती है। ठीक है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का सिरा मूत्र रंध्र में खुला रहता है, जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं, और मूत्र रंध्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और मूत्र को क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका जो सबसे पहले कहाँ जाएगा, वृक्क में जाएगा। रक्तवाहिनियाँ क्या करेंगी, जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको वृक्क में लेके आएंगी। ठीक है, वृक्क में जाने के बाद वो वृक्क वाहिनियों में जाएगा। वृक्क वाहिनियों में जाने के बाद मूत्राशय में जाएगा। मूत्राशय से मूत्र मार्ग में जाएगा। मूत्र मार्ग से मूत्र रंध्र में जाएगा और मूत्र रंध्र से क्या करेगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, पूछा जाता है कि इसकी जो आपको दिया जाएगा, वृक्क दिया जाएगा, इसको सही क्रम में जोड़िए। ठीक है, ऐसे करके आपको दे दिया जाएगा। तो आपका सही क्रम क्या है, वृक्क है, फिर मूत्र वाहिनियाँ है, फिर मूत्राशय है, फिर मूत्र मार्ग है, फिर मूत्र रंध्र है। ठीक है, सबसे पहले जाएगा वृक्क में। ठीक है, आगे बात करते हैं। कोई व्यक्ति यानी कि एक सामान्य व्यक्ति क्या करता है, 24 घंटे में 1 से 1.8, ठीक है, 1 से 1.1 लीटर मूत्र करता है। यानी कि 24 घंटे में एक सामान्य व्यक्ति कितना मूत्र करता है, 1 लीटर से 1.8 लीटर तक करता है, जिसमें 95% तो जल होता है। कितना होता है, 95% जल होता है और 2.5% क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, यूरिया होता है और ये 2 पॉइंट है। ठीक है, 2.45% क्या होता है, अन्य उत्पाद होते हैं। ठीक है, 2.45% क्या होते हैं, अन्य उत्पाद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है, तो 2.5% यूरिया की मात्रा होती है और जल की मात्रा होती है 95%। ठीक है, पूछा जा सकता है। गर्मियों में पसीना या स्वेद, पसीने को ही क्या कहते हैं, स्वेद कहते हैं। आपसे थोड़ा सा डिफरेंट, यानी कि पसीना दे करके वो क्या दे देगा, स्वेद दे देगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये स्वेद है क्या। तो स्वेद ही क्या है, पसीना है। तो स्वेद जिसमें क्या होता है, स्वेद जल होता है और स्वेद क्या होता है, लवण के मिश्रण होती है। यानी कि स्वेद, अगर स्वेद या पसीना कहें इसको ही, वो किसके मिश्रण होते हैं, जल H2O और लवण के क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह से जो हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने का है, एक प्रोसेस है। ठीक है, यदि वृक्क खराब हो जाए, यानी कि हमारा जो गुर्दा है वो खराब हो जाए, तो रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि वृक्क हमारा काम करना बंद कर देगा तो रक्त में क्या हो जाएगी, अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जिससे क्या होगा कि हम क्या करेंगे,
हमारे जो जीवन है उसमें क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा जो हम खा रहे हैं उससे हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ है उसमें उपस्थित वो बाहर निकल ही नहीं रहा है, तो हमारा क्या होगा, जीवन में खतरा हो जाता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगर हम कृत्रिम वृक्क को अगर हमारा वृक्क खराब हो जाता है और हम किसका यूज करते हैं, कृत्रिम वृक्क का यूज करते हैं, तो उसके द्वारा क्या होगा, नियमित रूप से क्या करेगा, मूत्र को छाना जाएगा, ठीक है। छान का अवशिष्ट पदार्थ अलग कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। किसको, अगर हम कृत्रिम वृक्क को यूज करते हैं तब, ठीक है। जंतुओं के शरीर में अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की आवश्यकता या उपलब्धता पर निर्भर होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमको अगर अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने हैं तो उसके लिए हमको जल की आवश्यकता होना अति आवश्यक है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, पूछा जा सकता है कि मछली जैसे जलीय जीव अवशिष्ट पदार्थों को गैसीय रूप यानी कि अमोनिया में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाते हैं। अगर मनुष्य का पूछेगा को किस रूप में करते हैं, तो यूरिया के रूप में करते हैं, ठीक है। अगर मछली का पूछेगा कि अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में करते हैं, तो वो क्या करते हैं, गैसीय यानी कि अमोनिया के रूप में करते हैं, जो क्या करते हैं, जल में घुल जाते हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, अमोनिया किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, तो मछली के द्वारा क्या करता है, उत्सर्जित किया जाता है अमोनिया, ठीक है। अगर हम करें पक्षी छिपकली, ये सुई नहीं है, सांप है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। पक्षी, छिपकली, सांप जैसे जंतु अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन यानी कि सेमी सॉलिड पदार्थों के रूप में करते हैं। अगर पूछा जाता है कि पक्षी, छिपकली या सांप अपना जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका उत्सर्जन किस रूप में करते हैं, तो अर्ध घन यानी कि सेमी सॉलिड पदार्थों के रूप में करते हैं। तो यह मुख्यतः सफ़ेद रंग का होता है, जिसमें क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि मनुष्य क्या करता है, मनुष्य यूरिया के रूप में करता है, यूरिया के रूप में, ठीक है। लेकिन जो पक्षी, छिपकली और सांप है वो किसके रूप में करता है, यूरिक अम्ल के रूप में करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूरिक अम्ल किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो मनुष्य उसमें डाल दिया जाएगा, मछली डाल दिया जाएगा, या पक्षी डाल दिया जाएगा, तो पक्षी इसका सही ऑप्शन है। अगर पक्षी ना होकर के छिपकली डाल देते हैं तब भी ये सही है, अगर छिपकली ना होकर ये सांप है तब भी ये सही है, ठीक है। आप बस कंफ्यूज मत होइएगा कि यूरिक अम्ल कहेगा तो पक्षी, छिपकली, सांप, अगर यूरिया कहेगा तो मनुष्य, अगर अमोनिया कहेगा तो मछली, ठीक है। अब पादपों में पदार्थों का संवहन कैसे होता है, यानी पादप एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे जाइलम हो गया, जाइलम का क्या कार्य है, फ्लोएम का क्या कार्य है, वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है, भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो प्रत्येक पादप जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करते हैं तथा उन्हें पत्तियां हो गई, थोड़ा सा पत्तियों है, ठीक है, पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। जो हमारी जो पादप में पत्ती होती है वो क्या करती है, जो पादप होता है उनमें जो पत्ती होती है वो क्या करता है, CO2 का उपयोग करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या करता है, संपन्न करता है, ठीक है। और जो जल और खनिज पदार्थों का प्रत्येक जो पादप है वो अवशोषण करते हैं, ठीक है। प्रत्येक जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे सबको होती है, तो पादप को भी क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा क्या होता है, ग्लूकोज के विखंडन से मिलती है, जिसमें कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की गतिविधियों को संपादित करने में करते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बता रखा है कि
जो भोजन का विखंडन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिसका उपयोग हम जीवन की गतिविधियों को संपादित करने के लिए करते हैं। अब करते हैं बात जल व खनिज पदार्थों का संवहन पादप में कैसे होता है। तो पादप मूल जड़ों द्वारा जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि पादप जल और खनिज पदार्थ कहाँ से पादप अवशोषण करते हैं, तो वो जड़ों से करते हैं। कहाँ से करते हैं? जड़ों से करते हैं। ठीक है। मूलों में मूल रोम होते हैं। ठीक है। मूल रोम जल में घुले खनिज, पोषक पदार्थों और जल का अंतर्ग्रहण करते हैं। कौन? जड़ करते हैं। ठीक है। पोषक पदार्थ कहेगा कि कहाँ से अवशोषित होते हैं, तो जल से होते हैं। ठीक, सॉरी, जड़ से होते हैं। ठीक है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती है। यह वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती है। ठीक है। अब पादप जल ने क्या किया, यहाँ पे जैसे एक पेड़ है या पादप है, क्या कह रहा है, ये जड़ हुआ। ठीक है। यहाँ से इसने क्या करा, भूज जल और खनिज पदार्थ क्या करे, इसने ग्रहण किया। अब इसको ऊपर, यानी कि ऊपर जाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि वाहिकाएं होती है। ठीक है। ये वाहिकाएं क्या करती है, कोशिकाओं की बनी होती है, जो क्या करती है, संवहन ऊतक बनाती है। यहीं से क्या करता है, जल और खनिज पदार्थ जो पौधा है उसके भागों तक जाता है। ठीक है। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है किसी जीव में किसी कार्य विशेष करने को संपादित करना है। यानी कि मनुष्य में भी ऊतक कोशिकाएं होती है जो विशेष कार्य संपादित करती हैं, और पादप में भी कोशिकाएं होती है जो क्या करती है, जो जल और पोषक तत्व है उनका क्या करती है, परिवहन करती है। ठीक है। पोषक और जल तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि जाइलम किसे कहा जाता है, पोषक और जल तत्वों के परिवहन के लिए जो पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम या दारू, जाइलम को ही क्या कहेंगे, दारू, दारू कहते हैं। पूछ लिया जाएगा कि जल एवं जो पोषक तत्व है, जल और पोषक तत्व है, जड़ से तो इन्होंने ग्रहण किया, यानी कि अवशोषित कर लिया। अब अवशोषित करने के बाद इसे जो पेड़ है, इसकी अन्य जो भाग है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य किसका है, तो वह है जाइलम का। किसका है? जाइलम या दारू का है। ठीक है। जाइलम क्या होता है, चैनलों का एक सतत जाल बनता है जो मूलों को तनों और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। यानी कि जल का जो परिवहन करता है पूरे पादप में, वो कार्य होता है जाइलम का। किसका होता है? जाइलम का। जो क्या करता है, सभी जो भाग है पत्तियों के वहाँ तक, या मूल तन जो भी है जो पादप में पाए जाते हैं वहाँ तक जल का जो परिवहन करेगा वो जाइलम करेगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, पत्तियाँ, जो पत्ती होती है भोजन का जो संश्लेषण करते हैं और भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, यानी कि फ्लोएम द्वारा किया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि भोजन का जो संवहन है वो सभी भागों तक कौन पहुंचाता है, तो पहुंचाता है फ्लोएम। जैसे ये क्या है, पादप है, इसने भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद इसको सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य किसका है, फ्लोएम ऊतक का है। किसका है? फ्लोएम ऊतक का है। पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। जाइलम के बारे में पूछा जाता है, फ्लोएम के बारे में पूछा जाता है। ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करने का कार्य करते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ते हैं कि वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है। तो पादप में मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं, और अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पादप में क्या होते हैं, खनिज और जल, जड़ से इन्होंने ग्रहण किया, फिर इसको सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम ने किया। ठीक है।
अब जो जल है उसका मतलब कि सारा जो जल है जो अवशोषित करेंगे वो सारा जल क्या होता है, यूज़ नहीं होता है पादपों में। अगर यूज़ नहीं होता है तो कहाँ जाता है, यानी कि वो वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है, पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं उनसे क्या होता है, जैसे पत्ती है इसमें रंध्र होते हैं, यहाँ से क्या होगा कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होगी। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जो क्या है वाष्पोत्सर्जन तने से होता है, जड़ से होता है, कहीं से भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो पत्ती से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। वाष्पोत्सर्जन क्या करता है, पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फ्लोएम के बारे में पूछा जाता है, वाष्पोत्सर्जन के बारे में पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है। फ्लोएम का क्या कार्य है, फ्लोएम का कार्य है भोजन को पहुंचाना। जाइलम का कार्य है जो खनिज और जो जल है उसको विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ठीक, इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्या है, जो क्या कहते हैं, जो जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण कहाँ से होता है, तो जड़ से होता है। जो पादप में जो संवहन होता है, यानी कि जो CO2 है, ठीक है, वहाँ पत्तियों में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को विद्याज अप्रोच। थैंक यू सो मच।